हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं विकास फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज बच्चों क्लास 11th के लिए पहला चैप्टर सेट्स वो हम करने जा रहे हैं। आज का जो वीडियो होगा वो फुल बेसिक वीडियो रहेगा, ठीक है। जितने भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे सारे आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे पहले से लिख भी रखे हैं कि आज के लेक्चर में आपको जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो क्या क्या होंगे, ठीक है। जैसे पहला अपना जो टॉपिक है वो डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सेट की डेफिनेशन क्या रहेगी। दूसरा नोटेशन फॉर ए सेट। तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। नोटेशन का मतलब सेट को हम कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब इसको लिखने के कितने तरीके हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जो इम्पोर्टेंट सिंबल है उसके बारे में डिस्कस करना है, साथ में टाइप्स ऑफ सेट, और लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो अपना इंटरवल्स के बारे में रहेगा, ठीक है। तो सारी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आप वीडियो में बने रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हर एक चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना पहला टॉपिक जो है वो आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक है अपना वो है डेफिनेशन ऑफ सेट्स। डेफिनेशन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सेट्स होते क्या हैं, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है क्या, सेट्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं सेट्स की तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सेट्स क्या होता है, एक प्रकार का कलेक्शन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कलेक्शन। तो एक कलेक्शन किस चीज़ का? ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बात सुनो, देखिए जो अपनी बातें हैं वो। अब यहाँ पे दो चीज़ों का आपको जिक्र करना है। दो चीज़ जैसे मतलब कि सेट ने जो बारे में हमने बताया कि वो एक प्रकार का कलेक्शन है। किस चीज़ का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हैं वो अपने क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। मतलब जो आपने यहाँ पे एलिमेंट्स ले रखे हैं, ऑब्जेक्ट जो ले रखे हैं वो सारे अलग अलग होंगे। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से परिभाषित। अच्छे तरीके से परिभाषित मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी पर्सन से कुछ भी पूछूं तो हर पर्सन के हिसाब से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस क्वेश्चन को बताने का वो सेम रहे। आई बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। किसका? फॉर एवरी पर्सन, हर एक पर्सन के हिसाब से। फॉर एवरी पर्सन, हर एक पर्सन के हिसाब से क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम। आई बात समझ में? जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ किसी से भी, है ना। जैसे मैंने ये पूछ लिया कि मान लिया हमारे पास जो एक ईयर है, ईयर का मतलब वर्ष, है ना। ईयर में कितने मंथ होते हैं? ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो सभी क्या कहेंगे? 12 मंथ होते हैं, है ना। किसी से भी पूछना, ठीक है, कोई भी बंदे से पूछना, वो क्या कहेगा कि हमारे पास एक साल में कितने महीने हैं? 12 महीने, ठीक है। तो हर एक चीज़ को ये जो किसी से व्यक्ति से पूछोगे तो आपको यही बताएगा। दूसरा मैं ये पूछ लूँ कि किसी वीक के अंदर, ठीक है, कितने दिन होते हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो भी वो क्या कहेगा कि सर 7 होते हैं, है ना। किसी से पूछो। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं कि 5 की टेबल में अगर मैं बोल दूं कि 5 5 कितने होते हैं, तो हर बच्चा क्या बोलेगा? सर 25। बात समझ में आई? तो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति से पूछें उसका आंसर सेम रहे। उसका आंसर क्या रहे? सेम रहे। उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? सेट बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। उस चीज़ का कलेक्शन क्या कहेगा? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखो क्या चीज़ है अपने पास। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ कि मुझे सेट का कोई एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल कैसे बताओगे? ठीक है, चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने एक लिख दिया बिल्कुल जैसे कलेक्शन ऑफ, ये लिख देता हूँ ना जो अभी लिखा था, एक कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। मंथ्स इन ए ईयर, कि साल के अंदर, वर्ष के अंदर जो कलेक्शन है किसका? मंथ्स का, वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। या फिर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्टिंग विद लेटर
विद लेटर जे। मतलब मैंने ये बोला कि आपको क्या बताना है, एक साल में जो मंथ्स होते हैं वो मंथ्स बताओ जो हमारे पास लेटर जे से शुरू होते हैं। आई बात समझ में? इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, एक सेट बोलोगे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप पूछोगे वो क्या कहेगा, लेटर जे से शुरू होने वाले ही क्या बताएगा आपको। ठीक है, जो मंथ्स है वो, जैसे जनवरी हो गया है ना, जैसे मैं बात करूँ जनवरी JANUARY, जैसे बात करूँ जून हो गया, जैसे बात करूँ जुलाई हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इन 3 महीनों को ले लूँ जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हर बंदा यही बताएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब देखो, ये थी अपने पास सेट की डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं नोटेशन फॉर ए सेट। किसकी बात करते हैं बच्चों? नोटेशन फॉर ए सेट। देखिए क्या चीज़ है, हर एक टॉपिक अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो में बने रहना, शेयर जरूर करते रहना भाई। ठीक है, चलो सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो अपना आज का, देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं। नोटेशन फॉर ए सेट। नोटेशन फॉर ए सेट मतलब ये चीज़ है क्या, मतलब आप सेट को किस प्रकार से डिनोट करोगे, नोट करोगे उसको। ठीक है, चलो बताते हैं। नोटेशन का मतलब ये है कि किसी भी सेट को लिखने का तरीका, किसी भी सेट को लिखने का तरीका वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हो सकता है या फिर और किसी का हो सकता है। ठीक है, चलिए जैसे शुरू करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन बता देता हूँ, है ना, वैसे तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट। चलिए करते हैं। एनी सेट यूजुअली, जो हम उस चीज़ को डिनोट करेंगे वो यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर, एंड उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप स्मॉल एलिमेंट से लिखोगे, एंड द एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर। अब एक चीज़ याद रखना भाई। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के भी ले सकते हो या हिंदी वर्णमाला के कोई वर्ण ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कोई सेट ए, मतलब ये अपने पास सेट रहेगा, इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे मान लिया इसके एलिमेंट्स मैं मान लेता हूँ ए। ठीक है, तो इस सेट का एलिमेंट ए जो है वो हमने एक स्मॉल लेटर में लिखा, और जो कंप्लीट सेट है वो हमने किस में लिखा, कैपिटल लेटर में। बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो सेट लिखने का एक तरीका होता है बच्चों। ठीक है, तरीका क्या होता है, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट को हमेशा किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट। किस में लिखोगे, करली ब्रैकेट। ठीक है, और करली ब्रैकेट में लिखने के साथ साथ किससे डिनोट करोगे, कैपिटल लेटर। किससे डिनोट करोगे, कैपिटल लेटर। दूसरी बात, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस में लिखोगे, स्मॉल लेटर। बस यही बात है किसके बारे में, अपनी सेट के बारे में, उसके नोटेशन के बारे में। तो बात समझ में आई कि सेट जो है अपने पास वो आप कैसे डिनोट करोगे, उसको कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करोगे, और कैपिटल लेटर के साथ साथ जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो किस में होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए, अपना जो सेकंड पॉइंट था वो भी अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अपना जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए रिप्रेजेंटेशन बेटा वैसे तो आपके सिलेबस में 2 हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके। ठीक है, तीसरा तरीका जो है वो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, हो सकता है पहले चैप्टर में ना पढ़ा हो, लेकिन आपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में उसका जिक्र जरूर किया है। ठीक है, तो तीनों जो आपके जो फॉर्म होंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन की वो आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, पहला जैसे मैं बात करूं रोस्टर फॉर्म की, किसकी बात करूं, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसी रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम होता है बेटा टेबुलर फॉर्म। क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। ठीक, चलो अभी सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड में अपने पास क्या रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा प्रॉपर्टी फॉर्म। क्या होता है, प्रॉपर्टी फॉर्म। कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको सेट बिल्ड करना है, सेट आपको बनाना है। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स जो हैं आपके, दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके सिलेबस में रहेंगे। ठीक है, मैं थर्ड के बताता हूँ। थर्ड क्या होता है, अपने पास विजुअल
रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब चलो करते हैं बात विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी, रोस्टर के बारे में भी, सेट बिल्डर के बारे में भी। ठीक है, तीनों का यूज करते हैं। ठीक, चलो वन बाय वन सभी का जिक्र करते हैं। देखिए क्या है, देखो भाई जल्दी देखो। ठीक है, अभी करते हैं भाई। देखिए फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन अपना क्या था, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या था, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको जो सेट मिलेगा वो एक प्रकार से टेबल के रूप में लिखा मिलेगा। ठीक है, एक प्रकार से टेबल के रूप में लिखा मिलेगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट in this representation, in this representation, in this representation, in this representation are in the form of table, in the form of table। ठीक है, और टेबल की फॉर्म में लिखे होने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उनको अलग करेंगे। अलग किससे करेंगे, कोमा लगा के बीच में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल सेपरेटेड बाय, उनको अलग कर देंगे, सेपरेटेड बाय कोमाज बिटवीन देम। ठीक है, सेपरेटेड बाय कोमाज बिटवीन देम, उनके बीच में कोमा लगा के हर एक एलिमेंट को क्या कर देंगे, अलग अलग दिखा देंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मेरे पास कोई भी एक सेट ए है और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई, ये लिख दिया। आई बात समझ में, ए बी सी डी ई, ये जो अपने पास सेट रहेगा वो हमने इस प्रकार लिखा। कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हम बात करें नोटेशन की, तो नोटेशन में अपने पास कैपिटल लेटर है, सही है। ये जो अपने पास वो क्या है, एलिमेंट्स। इन चीज़ों का नाम क्या रहेगा, एलिमेंट्स। क्या रहेगा, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अलावा आप इस चीज़ को और नाम भी दे सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अलावा एक नाम और भी दे सकते हो, जैसे मैं इसको बोल दूँ मेंबर। क्या बोल दूँ, मेंबर। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सारे एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में हैं, और स्मॉल लेटर में एलिमेंट्स लिखने के साथ साथ हमने उसको क्या कर दिया, कॉमा लगा के अलग भी कर दिया। आई बात समझ में। अब देखो क्या करना है, कुछ नोट पॉइंट याद रखने हैं बेटा। क्या करने हैं, कुछ नोट पॉइंट याद करने। नोट क्या रहेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट पे ये है कि आपने जो सेट में एलिमेंट लिखे ना, इनके पास जो रिप्रेजेंटेशन में है, इनमें जो ऑर्डर है इनका, ठीक है, जो इनके पास ऑर्डर रहेगा वो कोई मैटर नहीं करेगा। आप किसी एलिमेंट को आगे लिखो, किसी एलिमेंट को पीछे लिखो, ठीक है। तो ये है, तो फर्स्ट अपना जो नोट पॉइंट क्या रहेगा, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। पहली बात, ऑर्डर डज नॉट मैटर का मतलब क्या है कि मान लिया मैं इसी सेट को कैसे लिख दूं, इसी सेट को मैं ऐसे लिख दूं कि ए बी डी सी और ई, ठीक है। मतलब मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी कि मैंने सी को उठा के कहाँ लिख दिया, डी के बाद में लिख दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो सेट ये था अब भी वो यही सेट है, अब भी वो यही सेट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में। चलो सेकंड नोट पॉइंट क्या है अपने पास, सेकंड नोट पॉइंट ये है कि आपने जो एलिमेंट्स लिख रखे हैं इनके, ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स लिख रखे हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो मैं इनके एलिमेंट्स को अगर गिनना चाहूं तो वो उसका ऑर्डर होगा। क्या होगा, वो उसका ऑर्डर। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है? मतलब पहली बात, ऑर्डर क्या नहीं करेगा, डज नॉट मैटर, इसमें ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं भी कैसे भी लिखो, ठीक। दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया, इनमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसको ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन एक जो इसका खास पॉइंट है, वो खास पॉइंट देखो क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमेशा एक एलिमेंट एक बार आएगा, ठीक है, ओनली, चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी सी बात ये लिखते हैं कि एवरी एलिमेंट is once in a set, मतलब हर एलिमेंट सिर्फ सेट में एक बार आएगा। या फिर आप इसी को बोल सकते हो एलिमेंट्स डज नॉट
रिपीट इन एनी सेट, डज नॉट रिपीट इन एनी सेट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे मैंने क्या लिखा, कोई भी एग्जांपल ए सेट लिख दिया 1 2 3 4, क्या लिख दिया 1 2 3 4। अब मैं क्या बोलूँगा, जो आपने ये एलिमेंट्स लिखे हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 4 3, क्यों, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखूँगा 1 2 2 3 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिक्कत है कि एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ एक बार आना चाहिए। एक एलिमेंट है वो कितने बार आए, एक बार आए, वो रिपीट ना करे, वो रिपीट ना करे। तो आप इस चीज़ को सेट नहीं बोलोगे, ठीक है। सेट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं या एलिमेंट्स जो हैं इनके वो रिपीट हो रहे हैं। आई बात समझ में, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो हमने इसी प्रकार फर्स्ट टाइप जो थी इसकी वो पढ़ ली, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म के साथ जो है वो अपना कौन सा फॉर्म रहेगा, अभी नाम बताया था, बताओ जल्दी से, ठीक है, बताओ बताओ। सेट बिल्डर, कौन सा, सेट बिल्डर, ठीक है। नोट्स बनाते रहो साथ साथ, ठीक है, और वीडियो शेयर कर दो भी अब, ठीक है। वीडियो अभी तक शेयर नहीं हुई, लाइक नहीं किया आपने, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है, क्योंकि हर प्रकार की वीडियो आपको यहाँ मिलेंगी। तो सेकंड पे देखो अपना क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या था, प्रॉपर्टी फॉर्म, क्या था, प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक। चलो अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना भी। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब आपको क्या करना है, अब की बार सेट बिल्ड करना है, अब की बार सेट क्या करना है, बिल्ड करना है, मतलब सेट बनाना है। मतलब जो आपको टेबुलर फॉर्म दे रखी है उसका यूज़ प्रॉपर्टी फॉर्म के साथ करके एक सेट बनाना है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्या है। जैसे मान लिया ये चीज़ देखो, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ कंप्लीट सेट विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना, या फिर आप लिख भी सकते हो सेट इज़ फॉर्म्ड बाई, सेट इज़ formed by some properties, formed by some properties which satisfies all the elements in a set। मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा कि एग्जाम्पल में सेट ए है अपने पास, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस सेट को आप किस में कन्वर्ट करके आओ, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करके आओ, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट ए का तो क्या रहेगा, सेट ए रहेगा। अब मैंने इन सारे एलिमेंट्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, इन सारे एलिमेंट्स को x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x, इन सारे एलिमेंट्स को क्या माना मैंने, x। अब इस x के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है ताकि हर एक एलिमेंट क्या करे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो मैंने कहा x सच दैट, अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, लेकिन जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि x जो अपने पास है एलिमेंट, वो 1 से शुरू हुआ, वो 1 से शुरू हुआ और 1 से बड़ा भी है, 1 से शुरू हुआ और 1 से बड़ा भी है, और कहाँ तक पहुँचा, 6 तक पहुँचा। कहाँ तक पहुँचा, 6 तक पहुँचा, मतलब 7 से क्या है, छोटा, 7 से क्या है, छोटा। आए कुछ बात समझ में। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूँ, और दूसरी बात, ये प्रॉपर्टी तो ठीक है कि x 1 और 1 से बड़ा है, ठीक है, साथ में क्या है, 7 से छोटा। तो मैं क्या बोलूँगा, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही अपने पास जो फॉर्म रहेगी वो कौन सी फॉर्म रहेगी, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी रहेगी, सेट बिल्डर फॉर्म। आई बात समझ में कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल ईजी है ये चीज़ें, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं अपनी, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसके साथ हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो यहीं पे बता देता हूँ। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बिल्कुल इजी है भाई। विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो कहने का कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने बात की कि मान लिया अपने पास ये एलिमेंट है, आप क्या करोगे, कोई भी एक क्लोज लूप बनाओगे, क्या करोगे, कोई भी एक
क्लोज लूप बनाओगे, या इसको वेन भी बोल सकते हैं, वेन, VEN, ठीक है, वेन भी बोल सकते हैं। आगे पढ़ोगे वेन डायग्राम क्या होते हैं समझ जाओगे, ठीक है। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, किसी लूप के अंदर इन एलिमेंट्स को उठा के ऐसे लिख देना है बिल्कुल चुपचाप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इस सेट का जो नाम था वो इसके बाजू में ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी लगा दो, ठीक है। बस यही अपने पास क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने क्या किया, 3 चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी, डेफिनेशन ऑफ सेट, नोटेशन फॉर ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और रिप्रेजेंटेशन में हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए, एक तो कौन सा, सेट बिल्डर, दूसरा कौन सा, विजुअल, और इससे पहले एक पढ़ के आए थे वो कौन सा था, रोस्टर फॉर्म। कौन सा था, रोस्टर फॉर्म। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलो अभी देखो क्या करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक नंबर 4, बिल्कुल इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स। देखो यहाँ पे मैंने एक सिंबल का यूज़ किया था, दिखाई दे रहा है, ये 2 डॉट्स है ना, कोलन बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही कुछ सिंबल्स हैं, उस सिंबल्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर बताएंगे वो सिंबल्स हैं क्या क्या। ठीक, चलिए करते हैं आगे, ठीक है। वेट फॉर ए मिनट, बोर्ड रफ कर देता हूँ तब तक। चलिए भाई करते हैं भाई, वीडियो आगे शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं आगे तक। चलिए अपना टॉपिक जो है वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट सिंबल्स। टॉपिक अपना क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट सिंबल्स, इम्पोर्टेंट सिंबल्स। अब देखिए इम्पोर्टेंट सिंबल्स जो हैं वो अपने पास क्या क्या हैं। जैसे मैं बात करूं, एक यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिख रहा हूँ, देखना ये लिखा मैंने ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। फिजिक्स में आप इसको पढ़ोगे एप्सिलॉन, क्या पढ़ोगे, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। अच्छा जी, इसका मीनिंग क्या होता है एप्सिलॉन? एप्सिलॉन का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, किसी चीज़ में बिलोंग करना, ठीक है, बिलोंग्स टू। आई बात समझ में? एक इम्पोर्टेंट ये था। 2 नंबर पे बात करें इम्पोर्टेंट की, मैंने यहाँ पे लिख दिया उल्टा ए। क्या लिख दिया, उल्टा ए। इस उल्टे ए का मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। थर्ड पे अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ऐसे डॉट लगा दिए, ठीक है, 2 डॉट्स लगा दिए, इसको क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलन। अच्छा, इस कोलन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट, मतलब आप आगे जो बात बढ़ा रहे हो वो, जैसे मैंने अभी लिखा था सेट के अंदर कि सेट ए था एक्स सच दैट, मतलब ये एक्स जो है, अब इस एक्स के बारे में बता रहे हो, एक्स सच दैट, एक्स क्या था, ये एक्स क्या था बताओ, पीछे क्या था, 1 से बड़ा, 1 के बराबर, और साथ में 7 से छोटा, और साथ में सॉरी यहाँ पे जो x था वो क्या था, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा। देखो मैंने ये चीज़ लिखी थी वहाँ पे, x बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है, एप्सिलॉन लिखा था ना, इसका मतलब क्या है, बिलोंग करना, कि ये सारी चीज़ें नेचुरल नंबर में बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलो एक यूज़ करते हैं हम, एक छोटा सा ये कोमा, देखो यहाँ पे लगा रखा है ना, इस कोमा को क्या बोलते हैं भाई, कोमा, और कोमा का मतलब क्या होता है, एंड। क्या होता है, एंड। ये 4 सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे पूरे सेट के अंदर, ठीक है। और भी सिंबल्स हैं, ठीक है, जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सिंबल, लेकिन अभी के लिए 4 सिंबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए अपना जो टॉपिक नंबर 4 था इंपॉर्टेंट सिंबल, वो भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। बिल्कुल इजी हैं सारे, देखते रहना, ठीक है, बहुत इजी हैं, ठीक। चलो मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ तब तक, और धीरे धीरे आप सभी टाइप सीख जाओगे। जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही सीखना भी, ठीक है, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे ही सीखना। चलो बात करते हैं, अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ सेट में देखो मैंने यहाँ पे लिखा पहले फाइनाइट सेट। क्या लिखा, फाइनाइट सेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नंबर 2 पे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फर्स्ट पे क्या है अपना फाइनाइट सेट, सेकंड पे क्या है अपना इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट,
फाइनाइट का मतलब क्या होता है, निश्चित। क्या होता है, निश्चित, मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हों, फिक्स हों। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हों, फिक्स हों, काउंटेबल हों। इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हों, फिक्स ना हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इनके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होगा, ए सेट इन विच number of elements are fixed और काउंटेबल। आई कुछ बात समझ में। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, इनफाइनाइट की, तो इनफाइनाइट में क्या होगा, ए सेट इन विच number of elements are not fixed या फिर अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, सेट ए, जैसे 1 2 3। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया कि हमारे पास कोई सेट ए है, उसके एग्जाम्पल हैं 1 2 3 4, चलते रहो, हमें नहीं पता कहाँ तक चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना, ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स ही कितने हैं, आप इसको काउंट करके बता सकते हो। एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 3। यहाँ पे आप बता सकते हो कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, नहीं ना, मतलब फिक्स नहीं है, अनफिक्स हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल है और अनफिक्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट। अरे नेचुरल नंबर कहीं तक भी जा सकते हैं, हमें थोड़ी पता है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। आई बात समझ में, बस यही बात थी। ठीक है, अब चलो एक बात बता देता हूँ, जो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है ना, इस 3 को आपको मैंने पहले बताया था कि एलिमेंट्स अगर काउंट कर लें तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर के अलावा इस चीज़ को एक नाम और भी बोलते हैं, जो होता है कार्डिनल नंबर। क्या होता है, कार्डिनल नंबर। अच्छा जी, ये कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर का मतलब ये है कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपने उसको काउंट कर रखा है, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे मैं यहाँ पे एन ए लिखूँ, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए का मतलब इन सेट ए, तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो ये 3 इसका कार्डिनल नंबर भी रहेगा और इसका ऑर्डर भी रहेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो, 2 टाइप्स आपने पढ़ लिया अभी तक, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हों, काउंटेबल हों, और इनफाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स ना हो, इनफाइनाइट हो। आई बात समझ में। चलिए आगे की बात करते हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नल सेट। क्या लिखा, नल सेट। ठीक है, नल सेट, पहली बात तो ये है कि जो आप नल सेट पढ़ रहे हो, इस नल सेट के 2 नाम और भी होते हैं। ठीक है, नल का अगर मतलब अभी आपको समझ नहीं आया तो इनके 2 नाम और पढ़ने के साथ आपको समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा नाम होता है वॉइड सेट। क्या होता है, वॉइड। इसका तीसरा नाम होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है, एम्प्टी सेट। अब तो नाम इसका पता चल गया होगा, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी का मतलब खाली, मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। ए सेट इन विच नो एलिमेंट, ए सेट इन विच नो एलिमेंट। ठीक है, या ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, आगे बात समझ में। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, क्या रहेगा, नल सेट। अच्छा जी, नल सेट को कैसे लिखते हैं, तो नल सेट को या तो आप अकेले करली ब्रैकेट से लिखोगे। ठीक है, अकेले करली ब्रैकेट का मतलब क्या है, जैसे इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, क्या इसके पास एलिमेंट है, इसके अंदर नहीं है ना, तो ये कौन सा सेट रहेगा, नल सेट। इसी प्रकार इसका एक सिंबल और है जिसको हम बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। फाई का मतलब भी क्या रहेगा, नल सेट। क्या रहेगा, नल सेट। आई बात समझ में, चलो वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे। किस पे बात करेंगे, नंबर 4। तो नंबर 4 देखो अपने पास क्या रहेगा, नंबर 4 है अपने पास, जैसे मैं बात करूं सिंगलटन सेट। किसकी बात करूं, सिंगलटन सेट। देखो नाम से पता चल रहा है, सिंगलटन। सिंगल का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट ही कितने हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, जिसके पास एलिमेंट ही कितने हो, एक एलिमेंट हो। तो बात समझ में आई ना, ए सेट इन विच ओनली सिंगल एलिमेंट,
ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिखता हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिखा एक सेट ए है जिसके पास एलिमेंट सिर्फ ए है, एक सेट ए है जिसके पास एलिमेंट सिर्फ ए है। आई कुछ बात समझ में? ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी तक आपने कितने टाइप पढ़े? 4। पहला फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट, तीसरा नल सेट, इसके दूसरे नाम वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, नंबर 4 पे कौन था अपना? सिंगलटन सेट। क्या था? सिंगलटन सेट, ठीक है। चलिए आगे के इसके जो टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू रखते हैं अपनी। चलिए भाई, ठीक है, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। तब तक वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो वेरी गुड, आ जाओ भाई। आगे के टाइप देखो आप। नंबर 5 पे मैं लिखता हूँ इक्वल सेट। क्या लिखता हूँ? इक्वल सेट। एक है इसी का भाई, ठीक है, वो है नंबर 6। नंबर 6 पे मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट। क्या लिख दिया? इक्विवेलेंट। अच्छा जी, ये क्या होता है इक्विवेलेंट? रुको एक मिनट, सब्र करो, सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको, ठीक है। आ जाओ। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब हमें देखो, पहले तो मतलब ये समझो कि इक्वल बात आ रही है तो एक सेट का तो जिक्र हो नहीं सकता, कम से कम सेट कितने लेने पड़ेंगे? 2, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ पे मैंने माना कि हमारे पास कोई भी 2 सेट है, इफ़ सेट्स ए एंड बी, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट लिखो सेट्स ए एंड बी, सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल इफ़ मतलब कि हमारे पास कोई 2 सेट ए और बी हैं, आप उनको इक्वल कब बोलोगे? सिर्फ एक कंडीशन पर इक्वल बोल सकते हो, कब? जब ए के सारे एलिमेंट्स, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड all the elements of B and all the elements of B in set A, in set A मतलब A के सारे एलिमेंट सेट B में मिलेंगे और B के सारे एलिमेंट सेट A में मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि मैंने एग्जांपल लिखा 1 2 3, क्या लिखा? 1 2 3। अच्छा, मैं एक सेट B लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? एक सेट बी लिखता हूँ। मैंने एक सेट बी लिखा जिसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए 3 1 2। क्या ले लिए? 3 1 2। अब बताओ, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं? बिल्कुल हैं। ए के सारे बी में और बी के सारे ए में। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा कि ए बराबर रहेगा किसके? बी के। ए बराबर रहेगा किसके? बी के। आई बात समझ में? ठीक है, चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल और करते हैं ना। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा वैसे आपको पता चल गया होगा, है ना, बिल्कुल लेज़ी टाइप, है ना, ठीक है, इजी सा है। चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, तड़क भड़क वाला। जैसे मैंने ए सेट के अंदर एग्जाम्पल लिखा 1 और 2। क्या एग्जाम्पल लिखा? 1 और 2। अब मैंने एक सेट लिखा बी, ध्यान से देखना भाई, मैंने एक सेट लिखा बी, सेट बी है अपने पास। जैसे मैं इसको सेट बिल्डर में लिखता हूँ एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू रियल, और x बिलोंग्स टू रियल, और x बिलोंग्स टू रियल। आई बात समझ में? अब आपको ये बताना है क्या a और b सेट इक्वल हैं या नहीं, a और b सेट इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट में फेंक के मारो इसका आंसर फटाफट कि यस और नो, यस और नो, कि सर ये सेट इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? कमेंट कर देना भी जल्दी से, ठीक है। चलो मैं अभी समझा भी देता हूँ आपको। देखो सेट ए के जो एलिमेंट है वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट, हमें मतलब है सेट बी से। तो सेट बी में देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्या बन रही है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है? देखो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करके, सॉरी फैक्टराइजेशन यूज़ करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड पता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं,
ठीक है। जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म में 3 है और जो लास्ट टर्म है 1 और 2, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 2i और ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो 3i, ठीक है। ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं तो टुकड़े x² माइनस, ठीक है, 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 माइनस के 2 माइनस के 1 -3 होंगे, और माइनस के 2 माइनस के 1 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 2, तो x² माइनस के 2x माइनस के x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो पहले x कॉमन लो, x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ से क्या बच गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बताओ जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो चेक करो ना, 1 और 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं, 1 और 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं सेट बी में। समझ में आई कि सेट बी में यहाँ पे भी 1 और 2 एलिमेंट हैं और सेट ए में यहाँ पे भी 1 और 2 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, यस सर, ये दोनों क्या होंगे अपने पास, इक्वल सेट होंगे। क्या होंगे, इक्वल सेट। आई कुछ बात समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बेटा अपना जो पॉइंट नंबर 6 है, इक्विवेलेंट सेट। कौन सा है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। चलिए चलो अभी शुरू करते हैं, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ठीक है। रफ हो चुका, आ जाइए। देखिए अपना जो पार्ट नंबर 6 था वो कौन सा था, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, अब देखो इक्विवेलेंट का मतलब उसके जैसा होगा, उसके जैसा होगा, वो सेट खुद नहीं होगा, उसके जैसा होगा। बात समझ में आई ना। मतलब क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्स का कोई लेना देना नहीं, एलिमेंट्स का कोई लेना देना नहीं, वो सेम है या फिर नहीं, सेम है या फिर नहीं, बस उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, उनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, इतनी ही बात है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास एक सेट A है, वहाँ पे मैंने लिख दिया ABC, क्या लिख दिया, ABC, और सेट मेरे पास B है, वहाँ पे मैंने लिख दिया 2 6 8। तो चेक करो A का कार्डिनल नंबर क्या है, A का कार्डिनल नंबर क्या है, A का कार्डिनल नंबर 3, B का कार्डिनल नंबर कितना है 3, तो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। यस सर, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनके कार्डिनल नंबर सेम हैं, इनके एलिमेंट सेम हो या ना हो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये था इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। एक नोट करके आपको पॉइंट लिखना है, नोट करके आपको एक पॉइंट लिखना है कि जितने भी इक्विवेलेंट सेट हैं, जितने भी इक्विवेलेंट सेट हैं वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल सेट हों, वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल सेट हो, लेकिन जितने भी जितने भी इक्वल सेट हैं वो क्या होंगे, आपके पास इक्विवेलेंट ज़रूर होंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए आपने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। अभी आपको कौन सा टॉपिक करना है, लास्ट इंटरवल्स, लास्ट इंटरवल। लेकिन इंटरवल करने से पहले मैं एक टाइप आपको बता के गया था सेकंड नंबर पे, इनफाइनाइट सेट। क्या बताया गया था, इनफाइनाइट सेट। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट हैं जो आपको याद रखने हैं, वो क्या कौन कौन से हैं, देखो क्या क्या हैं, अभी समझ आएगा आपको, ठीक है। जल्दी से चेक करना। चलो करते हैं शुरू। सम इम्पोर्टेंट या फिर स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स, स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। चलिए पहला, जैसे मैं अगर बात करूं, ठीक है, नंबरिंग डालो या ना डालो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बात की n, किसकी बात की, n का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं w, तो w का मतलब आपको समझ जाना है कि वो आपके पास सेट होगा किसका, सारे होल नंबर्स का, सारे होल नंबर्स का, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं i या फिर z की, तो वो अपने पास क्या होगा, एक कंप्लीट सेट होगा किसका, इंटीजर्स का, किसका, इंटीजर्स का। आई बात समझ में, ठीक है। चलो इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहाँ पे r की, किसकी बात करूं, r, तो इसका मतलब ये सेट होगा किसका, हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स हैं ना उनका सेट होगा, किसका सेट होगा, रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं q की, तो q का मतलब क्या है, सेट ऑफ
सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर पता है ना, अरे रेशनल नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है वो। अच्छा जी, आपने रेशनल नंबर तो बता दिया, इरेशनल नंबर करना हो तो क्या करेंगे? अरे बेटा रियल में से क्या माइनस कर दो, रियल में से रेशनल माइनस कर दो, r-q। ये माइनस करते ही आपको क्या मिलेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। वेरी गुड, ठीक है। ये कुछ सेट हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड इनफाइनाइट है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे मैं चेंजमेंट कर रहा हूँ अब, ठीक है। i और z आपको पता है इंटीजर्स होते हैं, मैंने लिख दिया i पॉजिटिव या फिर i नेगेटिव। i पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव, और i नेगेटिव का मतलब सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आई बात समझ में? इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ q+, क्या लिख दूँ? q+, तो q+ का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। q माइनस करूँगा तो समझ ही गए होंगे, है ना, इतने समझदार तो हो ही। नेगेटिव रेशनल नंबर्स का जो सेट होगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं है? चलो वेरी गुड। तो देखो ये सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा काम के हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अभी हम लास्ट टॉपिक अपनी वीडियो में, ठीक है, लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है इंटरवल्स। क्या है? इंटरवल्स। करें शुरू? चलो भाई, इंटरवल्स लास्ट अपना टॉपिक है। वेरी गुड, चलिए बने रहे वीडियो में। अब तो सिर्फ 5 मिनट की बात और है, ठीक है। इतना साथ दिया है आपने, 5 मिनट और, ठीक है। वीडियो शेयर कर दो यार, शेयर नहीं किया अभी तक आपने। चलो अपना जो टॉपिक है वो रहेगा इंटरवल्स। क्या रहेगा? इंटरवल्स। अच्छा जी, इंटरवल्स क्या होते हैं सर? इंटरवल नाम से पता चल रहा है ना। चलो अभी बताते हैं इंटरवल। इंटरवल वैसे अगर देखोगे तो आप 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से? एक तो होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। कौन सा? एक ओपन, दूसरा क्लोज, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि इनमें से एक और बढ़ जाता है, ठीक है। कौन सा? या तो सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, ठीक है। बस ये है। अब देखो इंटरवल की बात करता हूँ मैं, इंटरवल होते क्या हैं। ओपन इंटरवल को आप कैसे लिखोगे? ओपन इंटरवल जैसे आपने ये ब्रैकेट का यूज़ कर दिया, ये होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये आपने बिग ब्रैकेट का यूज़ कर दिया या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर दिया। सेमी ओपन मतलब सेमी ओपन, एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद, दोनों का मतलब एक ही है, कहीं से भी खुला हो सकता है कहीं से बंद हो सकता है, ठीक है। जैसे ये हो गया अपने पास सेमी ओपन या क्लोज, जैसे ये हो गया अपने पास सेमी ओपन है ना, तो पहले क्या कर दो, एक साइड से क्लोज कर दो एक साइड से ओपन, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोई भी कैसे भी लिख सकते हो इंटरचेंज करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इनका एग्जाम्पल बताऊँगा जब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लिया अपने पास एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन देखी ना सभी ने, बिल्कुल शाबाश देखी होगी, है ना। कक्षा पता नहीं कौन सी से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलो ये अपने पास जीरो के राइट साइड में क्या रहेंगे? पॉजिटिव। जीरो के राइट साइड में क्या रहेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 चलते रहो। लेफ़्ट में -1 -2 -3 -4 चलते रहो लेफ़्ट में, पता नहीं कहाँ तक चलना है, ठीक है। अब एक बात सुनना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे चलना है 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। मैंने कहा कि कोई ऐसी संख्या बताओ जो 1 और 5 के बीच में हो, 1 और 5 के बीच में हो। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या करना है कि अगर मैं इसको ओपन इंटरवल में लिखना चाहूँ, किस में लिखना चाहूँ? ओपन इंटरवल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और 5, क्या लिखा? 1 और 5। ओपन का मतलब ये है कि आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A और B, यहाँ पे लिख देता हूँ A और B, ठीक है। ओपन का मतलब इसमें ना A शामिल ना B शामिल। क्लोज का मतलब इसमें A भी शामिल B भी शामिल। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ओपन लिखा है ना,
ओपन लिखा है तो इसका मतलब एक को शामिल नहीं करना, ना ही 5 को शामिल करना, मतलब 1 और 5 के बीच के नंबर लेने हैं, 1 और 5 के बीच के नंबर लेने हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी प्रकार अगर मान लिया ये क्लोज में आ जाए, किस में आ जाए, क्लोज में। सर मान लिया यही बात हमने क्लोज में की, क्लोज में क्या की, जैसे 1 और 5, तो 1 और 5 में बताओ, अब की बार देखो क्लोज इंटरवल है तो 1 भी शामिल रहेगा और 5 भी शामिल रहेगा, 1 और 5 दोनों शामिल हैं, 1 और 5 दोनों शामिल। इसका मतलब क्या करोगे आप, यहाँ पे 1 और 5 लिख दिया, 1 और 5, यहाँ पे 1 और 5 के आपको बीच के नंबर्स लेने हैं, क्या लेने हैं, बीच के नंबर्स। ये मैंने यहाँ पे डार्क लाइन कर दिया इसे। अब 1 भी शामिल है तो मतलब ये वाला सर्कल भी डार्क, 5 भी शामिल है मतलब ये वाला सर्कल भी डार्क। आई कुछ बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है। चलो अभी सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करें तो भी ईजी है। सेमी क्लोज और सेमी ओपन में क्या होगा, बिल्कुल ईजी बात है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 और 5, क्या लिखा, 1 और 5, 1 और 5। अच्छा, जो 1 और 5 है तो अब देखो 1 की तरफ से खुला हुआ है और 5 की तरफ से बंद है, तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन में क्या करूँगा कि 1 को तो क्या कर दूंगा, डार्क नहीं, और 5 को डार्क करना है, ठीक है। क्योंकि देखो 5 की तरफ से क्लोज है, जैसे नंबर लाइन पे यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 5। अब क्लोज तो 5 की तरफ है, 5 की तरफ क्लोज है तो क्या कर दोगे, यहाँ पे डार्क कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे होल छोड़ दोगे, और बाकी का जो पूरा पोर्शन है वो भी क्या करना है, डार्क करना है। आई बात समझ में। इसी प्रकार सेमी क्लोज में होता, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 5 लिख दिया, 1 और 5, तो अब की बार 1 शामिल 5 शामिल नहीं, मतलब 1 को डार्क करो 5 को डार्क नहीं करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज जो हमने टॉपिक्स किए वो क्या क्या किए, डेफिनेशन ऑफ सेट, नोटेशन फॉर ए सेट, रिप्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट सिंबल्स, टाइप्स, इंटरवल्स, ठीक है। 6 टॉपिक्स आज की वीडियो में हमने किए हैं। अगली वीडियो में कुछ बेसिक्स और करेंगे और साथ में एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कर दो यार, इतना काम तो कर ही सकते हो तुम, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।